चलें, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट CLO1 जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे। कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट लिया था और मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का मतलब बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कहाँ से थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि इस CLO में हम क्या क्या कवर करेंगे। अब कल मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज होते हैं। देयर आर 3 मेन लॉज इन थर्मोडायनेमिक्स एंड द zeroth law was made afterwards because the first 3 laws were already formed before people discovered that phenomena। इसीलिए उसको zeroth law कहा जाता है। इन 3 लॉ की क्या डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको 1 या 2 लाइंस के अंदर बता दी थी। हम फोकस करेंगे फर्स्ट लॉ को डिटेल में, सेकंड लॉ को डिटेल में, मगर बाद में करेंगे उसको थोड़ी देर बाद। जो थर्ड लॉ है उसको हम टच नहीं करेंगे। तो ये बस एक जनरल फीडबैक था जो कल हमने किया था। उसके बाद से अब मैं इसको एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लॉ दिमाग में आता है, बिकॉज द होल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ। आई रिपीट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी आपकी एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और इसको हम बोलते हैं द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं हुई तो आपके लॉज ही इनवैलिडेट हो जाते हैं। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरैक्शन द एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कोई भी चीज के आपस के अंदर इंटरैक्शन हुआ, बेशक कोई गाड़ी, आपने गाड़ी स्टार्ट की तो कोई मैकेनिकल एनर्जी हुई, उसके बाद वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई। जो टोटल एनर्जी आपकी है वो उतनी ही रहेगी जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू है। एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो सकता। बेशक थोड़ी एनर्जी अगर वेस्ट हो जाए, अगर वेस्ट हो गई तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मगर उसका जो मैग्नीट्यूड वाला सम रहेगा वो वही रहेगा। सो इन शॉर्ट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दैट इज द बेसिस ऑफ आवर फर्स्ट लॉ। और इसी की बुनियाद पे सेकंड लॉ बना है, थर्ड लॉ बना है, आपके सारे आइडियल गैस के कैलकुलेशंस बने हैं, सब इस लॉ के ऊपर आए हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को जरा पिक्टोरियल डायग्राम से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह हो रही है। आप अज्यूम करें कि ये एक क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर एक बंदा राइट ऑन द टॉप खड़ा हुआ है 100 मीटर हाई के ऊपर। जब वो स्टेशनरी है इस वक्त के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आप ये नहीं देखें कि 50,000 जूल कैसे आई। आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 50,000 जूल्स है। साइमल्टेनियसली अगर ये फुल रेस्ट पे खड़ा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अगर कोई और एनर्जी भी होती तो वो भी ऐड होती, तो दोनों का जो सम है वो है 50,000 जूल्स। इससे आपको एक चीज तो ये मालूम हो गई कि ये बंदा इस क्लिफ से जहां भी ये मूव करे, इसकी एनर्जी हर इंस्टेंस के ऊपर 50,000 जूल्स रहेगी। 50,000 जूल्स से ना ज्यादा हो सकती है, ना 50,000 जूल्स से ये कम हो सकती है। अगर आप इसका एक स्टेप नीचे देखें जहां पर लिखा है काइनेटिक एनर्जी 20,000 जूल्स और पोटेंशियल एनर्जी 30,000 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम हुई है? क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 100 से 60 हो गई है। जब वो 60 हो गई है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, मगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसको कवर कर लेगी, क्योंकि उसने उस दौरान कोई डिस्टेंस कवर किया है।
तो टोटल इसका भी 50,000 जूल्स है। अब ये जो डायग्राम है ये एक बहुत सिंपल डायग्राम है। क्या चीज इस डायग्राम के अंदर मिसिंग है? आपको क्या लगता है इस डायग्राम में क्या मिसिंग है? कोई भी गेस कर सकता है? ट्राई करें। सर वर्क डन। जी हाँ, नहीं देखें, वर्क तो एनर्जी हो गई ना, वर्क तो है। उसके अलावा क्या, जब मैं एनर्जी की बात करता हूं, चले मैं आपको हिंट देता हूं कि टोटल क्या हर चीज जिंदगी में स्मूथ होती है? नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, यानी कोई ना कोई एनर्जी लॉसेस होंगे। इसीलिए मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, इसके अंदर अज्यूम कर रहा है कि कोई फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है या कोई लॉस नहीं है। हकीकत में यहाँ पर कोई ना कोई फ्रिक्शन लॉस होता या कोई ना कोई हीट जेनरेट होती। अज्यूम कर लें वो 1000 जूल होती। अगर 1000 जूल होती तो ऐसा हो जाता कि पोटेंशियल एनर्जी 30,000 होती, काइनेटिक एनर्जी 19,000 होती, और वो 1000 जो वेस्ट हो रही होती, वो वेस्ट तो हो रही होती इस सिस्टम से, मगर टोटल वहीं पर होती, यानी वो 50,000 का जो फिगर है वो कंजर्व्ड रहता। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो मैक्सिमम जो फिगर है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, मगर इस डायग्राम के लिए इसको निगेट कर दिया गया है। अब आप देखें थोड़ा सा ये और नीचे आ गया 30 मीटर्स के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई 15,000, 50,000 अभी भी है। यहां से वो फिर 60 मीटर पे गया, अगेन 60 मीटर के ऊपर दोनों की वैल्यूज वही है। देन इट फाइनली कम्स टू रेस्ट assuming there is no friction. If there is no friction, potential energy would be zero, the kinetic energy would be 50,000 joules. तो ये तो एक सिंपल बेसिक सा एग्जांपल है, मगर ये जो फिनोमेना है ना, ये हर चीज के अंदर होता है। हर चीज से मुराद ये गाड़ी चलने में होता है, आपका खाना खाने में होता है। आपने जितनी एनर्जी इनपुट की, आपकी बॉडी ने उतनी एनर्जी, केमिकल एनर्जी यूज की, जितनी एनर्जी वेस्ट हुई, रिमूव हुई, उसका जो टोटल सम होगा वो उतना ही होगा जितना आपने इनपुट किया था। यानी इनपुट अगर आपकी 5 है, इनपुट आपकी 5 है, आपकी बॉडी ने 4 को कंज्यूम किया, 1 को वेस्ट किया, 4 + 1 आउट के अंदर 5 चला जाएगा, यानी बैलेंस रहेगी एनर्जी, ना इससे इस फिगर से ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम बात करते हैं एनर्जी बैलेंस की। इसका जिक्र दोबारा आएगा जब हम फर्स्ट लॉ को डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए द चेंज ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी और एनी other system is the difference between the energy input and the energy output. जाने आपकी जो चेंज इन एनर्जी है, हम इसको ट्रायंगल से सिग्निफाई करते हैं डेल्टा। डेल्टा ई से हम दिखा रहे हैं कि ये कोई ना कोई चेंज हो रहा है, यानी एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज द चेंज ऑफ एनर्जी। अभी जब आप, अगर मुझे बाय नॉलेज कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? किसी को फॉर्मूला याद है एफएससी? जी बोलें। और भी सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ नहीं, उसका फॉर्मूला याद है? वो तो मुझे मालूम है, लॉ ऑफ वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई फॉर्मूला याद है? सर Q is equal to change in energy plus डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जी, मैं बोलना यही चाह रहा हूं, जब मैं फर्स्ट लॉ को पढ़ाऊंगा हम कन्वेंशन की बात करेंगे। बाय कन्वेंशन मैं उसको पढ़ाऊंगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। हो सकता है आपने एफएससी के अंदर उसको Q इज इक्वल टू दिस माइनस दिस किया था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस होगी। ये मैं तीसरी दफा ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, पिछले दोनों बैचेस के साथ मेरी अच्छी खासी बहस हुई है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी बहस होगी, तो उसके अंदर चलने को इतना इश्यू नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि उधर भी आप फर्स्ट लॉ के अंदर यू नहीं लिखते, डेल्टा यू लिखते हैं। और इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा कि डेल्टा यू क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज आप मेजर कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए जहां जहां डेल्टा लिखा जाता है उसका मतलब है चेंज।
अगर आप डेल्टा लिखना भूल गए तो आपका आंसर गलत होगा। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इट इज नॉट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, इट इज द चेंज ऑफ एनर्जी। डेल्टा ई इज इक्वल टू द इनपुट एनर्जी माइनस द आउटपुट एनर्जी। The first law simply expresses the conservation of energy principle, यानी इसी को ये आगे एक्सप्रेस करता है। और कल मैंने बात की थी सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि सेकेंड लॉ के अंदर एक पैरामीटर होता है जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी जो होती है वो रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स होती है। इधर ही क्लास में मुझसे किसी ने बोला था कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ था कि यूं तो फिर फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ आपका वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि वो लॉस को ये समझे थे कि मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एनर्जी एंड एंट्रोपी आर टू डिफरेंट थिंग्स। वैसे जो एनर्जी होती है ना, वो हम उसको बोलते हैं कि उसके पास क्वालिटी है और क्वांटिटी है। एंट्रोपी को हम क्वालिटी में डिटरमिन करते हैं, या इन सिंपलर वर्ड्स एनर्जी हम वो चीज बोलते हैं जो हमारे काम की एनर्जी है। जो एंट्रोपी है उसको हम बोलते हैं जो हमारे काम की एनर्जी नहीं है, यानी वेस्ट एनर्जी है, यूजलेस एनर्जी है। मगर जब वो दोनों आपस में ऐड होंगे, योर यूज्ड एनर्जी एंड योर वेस्टेड एनर्जी, वो आपको क्या देंगे? वो आपको टोटल एनर्जी देंगे। यानी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नलिफाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि सेकेंड लॉ के साथ साथ फर्स्ट लॉ इकट्ठा काम करता है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड लॉ अपने आप पे काम कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा द मदर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि सारा जो आपका प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स वो फर्स्ट लॉ के ऊपर फोकस करता है, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ कि सबको समझ आ गई ये बात या मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मुझे ये बता दें। क्लियर है? सर एंट्रोपी को वापस मेरी लाइट कर दें। सर मेरी लाइट चली गई। एक सेकंड। जिसको क्वेश्चन है पहले हाथ उठा ले तो मैं आइडेंटिफाई भी कर लूं। जी 41 बोलें। सर एंट्रोपी को वापस एक्सप्लेन कर दे। एंट्रोपी की बात मैं दोबारा करूंगा जब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे, बट अभी के लिए एंट्रोपी हम वैसे तो डिफाइन करते हैं, हो सकता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो, जिसको हम रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, बट दैट इज द लेमैन्स डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स तो हमने आसानी के लिए बोल दिया, इट इज नथिंग बट योर एनर्जी विच इज बीइंग वेस्टेड विच डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एनर्जी। आपको मैंने याद है कल कहा था कि एंट्रोपी जो होती है वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा जब हम आगे करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर मैं सेकेंड लॉ के अंदर एंट्रोपी जो मैंने कहा है वेस्टेड एनर्जी है, अगर वो बढ़ेगी तो यूजफुल एनर्जी को क्या होगा? यूजफुल एनर्जी सर कम होगी। कम होगी, बिल्कुल ये आपने सही बोला, यूजफुल एनर्जी कम होगी। तो जब आपकी फर्स्ट लॉ कम होगा तो आपका जो आपकी एनर्जी कम होगी, आपकी जो एंट्रोपी है वो साइमल्टेनियसली उस वक्त बढ़ती रहेगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये दिमाग में रख लें कि एंट्रोपी इज नथिंग बट वेस्टेड एनर्जी या रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। जब हम सेकेंड में करेंगे एज अ सेपरेट पूरी एंटिटी तो ये मैं आपको बात बताऊंगा। जी और कौन है? जी मिस्टर अब्दुल्ला। सर एंट्रोपी तो डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम होती है ना सर, तो हम उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? क्या बोल रहे हैं? एंट्रोपी क्या होती है सर? एंट्रोपी को हम यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? जो वेस्ट एनर्जी है हमारी। कर तो सकते हैं अगर आपको करना चाहे, मगर अब मैं आपको इसको किस तरह डिफाइन करूं। सेकंड लॉ की अगर मैं बात करते हैं, आपने ये सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा है कार्नेट साइकिल? कार्नेट साइकिल पढ़ी है? जी पढ़ा। जी सर पढ़ा। कार्नेट साइकिल की क्या कार्नेट साइकिल किसके ऊपर बेस्ड होती है? एक सेकंड, कार्नेट साइकिल किस पे बेस्ड होती है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ना? जी सर अग्री करते हैं, भी होता है, अग्री करते हैं ना, सेकंड लॉ से आई है कार्नेट साइकिल। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि सेकंड लॉ के
दो मेन असम्पशन होते हैं। एक असम्पशन तो ये होता है टेम्परेचर ऑलवेज गोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी, ये एक जी। दूसरा असम्पशन कार्नट साइकिल का या सेकंड लॉ का ये होता है कि नो बॉडी हैज बीन क्रिएटेड व्हिच विल प्रोड्यूस 100% वर्क, जिसकी वजह से कार्नट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो या 0.85 होगी या 0.9 होगी। आज तक कोई बॉडी 100% एफिशिएंट नहीं हुई है, इस पे अग्री करते हैं? यस सर। यानी वो किसकी वजह से हुई है? वो एंट्रोपी की वजह से हुई है। सम एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। हर 100% आप एनर्जी रिकवर नहीं कर सकते। सर जो वेस्ट एनर्जी होती है वो हमारी एज अ हीट निकल जाती है बार बार। जी, एज अ हीट निकल जाएगी या सम अदर लॉस होगा तो वो वेस्ट हो जाएगी। मगर जो वेस्ट होगी ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो एनर्जी वेस्ट होगी उसकी वैल्यू और आपकी यूजफुल एनर्जी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के सेम होगी, यानी आपकी टोटल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जी सर। और ये बात हम दोबारा एंट्रोपी के साथ करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलें जी। और किसने एक सवाल पूछना है? मुझे किसी का हैंड रेज दिख रहा है। जी बोलें। सर पहली बात यह है कि मेरी अभी लाइट चली गई है तो मेरा पीसी ऑफ हो जाएगा क्योंकि बैटरी नहीं है इसमें। आपकी लाइट कब आती है? अच्छा सर, एक और बात ये पूछनी थी कि सर एंट्रोपी तो होती है चेंज से ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाना, तो जैसे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइट गई शायद सर इसकी। चलें आगे चलते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना अप्रोचेस टू थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स दो टाइप की होती है। एक होती है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों में फर्क क्या है? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ पार्टिकल्स को देखती है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज स्केल के अंदर, बल्क के अंदर, कलेक्शन के अंदर, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करती है, डिटेल में नहीं जाती है। मगर ये बहुत एक डायरेक्ट और इजी मेथड है थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ऊपर से आपको प्रॉब्लम्स मालूम पड़ जाती हैं क्योंकि आपने सारी प्रॉपर्टीज का कलेक्शन कर लिया, आप डेप्थ में गए ही नहीं। जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, वो होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर इलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए होता है, आपको डिटेल डालनी पड़ती है। तो इट इज बेस्ड ऑन लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब ये देखें, किसी को भी मिसकंसेप्शन हो सकता है कि वहां पर आपने लार्ज की बात की है और यहां पर आप लार्ज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स सारे इंडिविजुअल हैं, उनके ग्रुप बने हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे पार्टिकल एक ग्रुप के अंदर बने हैं। तो दोनों के अंदर एक फर्क है। अब वैसे तो अगर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो हो सकता था ये मैं आपको एज अ क्विज या असाइनमेंट पूछ लेता, मगर क्योंकि ऑनलाइन की वजह से इतना आसान सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, तो दिस कैन बी अ वाइवा क्वेश्चन। मतलब आपका ये पहला लेक्चर है तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे सकता हूँ। इसके बाद खुद आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल वाइवा में आ सकते हैं। कितने टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्रोच हैं, थ्योरी जो है कौन सा कहाँ पर यूज होता है, इलैबोरेटेड अप्रोच कहाँ पर है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, कल मुझसे किसी ने बात की थी कि थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडस्ट्री में क्यों कहाँ यूज होती है, और मैंने उसका जवाब दिया था कि नियरली एवरी इंडस्ट्री के अंदर यू विल बी यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिकल कोई कंपनी हो, केई वाले हो, दे ऑल नीड केमिकल इंजीनियर्स, दे नीड कैलकुलेशंस, दे नीड टू मेक अजम्पशंस। तो इसीलिए चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, मैकेट्रॉनिक्स होती है, ये स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। वो अलग तौर पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम अलग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा फोकस टेम्परेचर और हीट के ऊपर होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्लेज अ पिवटल रोल, बहुत एक अहमियत रखती है हमारी जिंदगी में।
और जो सबसे बेसिक कॉमन एप्लीकेशंस हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स हो रही होती है कंटिन्यूअसली, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में होती रहती है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी ये होती है, रेफ्रिजरेटर्स में भी ये होती है, जो आपको कूलिंग इफेक्ट देता रहता है। एरोप्लेन्स में होती है थर्मोडायनेमिक्स, जब उनकी एविएशन डायनेमिक्स हो रही होती है, आपको फोकस करना होता है प्लेन्स के ऊपर, तो वहां पर थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है। कार की रेडिएटर्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है पावर प्लांट्स के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर पावर प्लांट्स में कई एप्लीकेशंस हैं। टर्बाइंस हो गए, नोजल्स हो गए, उसके अलावा आपके क्या नाम है, टर्बाइंस हो गए, नोजल्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, ये सारा आपका थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हैं। बॉयलर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसके बेसिक कॉमन एप्लीकेशंस हैं। अब बात आती है डायमेंशंस एंड यूनिट्स। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं डायमेंशंस एंड यूनिट्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हूं। अगर आपने कोई आंसर लिखा, आंसर के साथ आपने कोई यूनिट नहीं लगाया, मुझे क्या मालूम आपने प्रेशर निकाला है, आपने वॉल्यूम निकाली है, आपने क्या निकाला है। आमतौर पे अगर 3 नंबर का सवाल मैं देता हूं तो 1 नंबर में इसी के लिए कैंसिल कर देता हूं। अगर 10 नंबर का सवाल होता है, आपका आंसर बेशक सही हो, यूनिट्स में गड़बड़ हो, तो 2 नंबर में डायरेक्ट 10 नंबर से डिडक्ट कर देता हूं। क्योंकि CPP 1 का पढ़ाने का मकसद ही ये है कि आप इंडस्ट्री जाएं तो आपको आपके यूनिट्स एट द टिप मालूम हो। अगर आपके बॉस ने आपको कोई चीज बोली कि इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, आपको मालूम ही नहीं है, आपने आंसर ऐसे ही दे दिया, सामने वाले टेक्नीशियन को तो नहीं मालूम है ना कि मुझे क्या करना है, वो तो सिर्फ वैल्यूज देखेगा। अगर उसने कोई गलत चीज डाल दी तो आपने तो फिर मतलब करवा दिया अपनी इंडस्ट्री का काम। इसीलिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, यूनिट्स के ऊपर खास अहमियत दीजिएगा। कोई और कोर्स पे मुझे नहीं मालूम आप क्या करेंगे, मेरे कोर्स के ऊपर मैं इस पे अहमियत बहुत देता हूं, यूनिट्स के ऊपर। तो अगर किसी को अपने यूनिट्स नहीं मालूम है तो वो CPP 1 की बुक खोले, यूनिट कन्वर्जन्स देखे। अभी मैं इसके ऊपर आ रहा था कि आपने सबने वो यूनिट कन्वर्जन का बॉक्स मेथड पढ़ा होगा जो हर केमिकल इंजीनियर पढ़ता है शुरू में। कन्वर्ट दिस किया है ना, याद है? यस सर। तो वो उसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा। यस सर। क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको सरप्राइज मिलने वाला है, तो आपको उसकी जरूरत होगी। तो ये आप देख लीजिएगा। अब जब डायमेंशन एंड यूनिट्स की बात करते हैं, अभी मैंने आपको यूनिट्स की इंपॉर्टेंस बता दी, अब मैं आपको बात बता रहा हूं। 2 मेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, SI सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलूं ना, कुछ नहीं बोलूं, इट इज बेस्ट टू गिव योर आंसर इन SI यूनिट्स। अगर सारे यूनिट्स आपके अमेरिकन यूनिट्स में, यानी लेंथ के लिए फुट यूज हो रहा है, प्रेशर के लिए ATM यूज हो रहा है, तो आप जो अपना वॉल्यूम के लिए फीट क्यूब यूज हो रहा है, तो आप अपना आंसर जो है ना वो भी अमेरिकन यूनिट्स में रख सकते हैं। SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर 1 या 2 यूनिट भी SI यूनिट के अंदर आ गए और मेन यूनिट SI यूनिट्स हैं, तो आप अपने आंसर SI यूनिट में रखिएगा और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये मेरा एक पेट क्वेश्चन है, मुझे डॉज देने में बहुत अहमियत रखता हूं मैं डॉज देने में। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, हो सकता है एक वैल्यू SI यूनिट्स के अंदर है, एक वैल्यू अमेरिकन यूनिट्स में है, तो आपको अपने यूनिट कन्वर्जन मालूम होने चाहिए, आपको फौरन SI यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए देयर एंड देन। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने यूनिट्स के ऊपर अहमियत करें। उसके बाद हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। प्रीफिक्सेस आर इंपॉर्टेंट। प्रीफिक्सेस का मतलब ये कि आपको मालूम होना चाहिए भाई किलो क्या है, किलो 10 to the power 3 है, 10 to the power 3 किलो है। ओके, गीगा क्या है, मेगा क्या है, ये प्रीफिक्सेस मालूम होने चाहिए। अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू इंटरचेंज यूनिट्स फ्रॉम अ सिस्टम। अगर मैंने आपको कोई सिस्टम कोई यूनिट अमेरिकन सिस्टम में दे दिया, बोला इसको SI में ले आओ, आपको ये आना चाहिए। अगर मैंने आपको बोल दिया कोई SI सिस्टम से अमेरिकन में ले जाओ,
आपको ये आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन मेथड जो सीपीपी 1 का है, वो उम्मीद है आपने सीपीपी 1 पढ़ी होगी, सबको बड़ी अच्छी तरह से आती होगी सीपीपी 1, क्योंकि वो सबसे बेसिक कोर्स है। पूरे केमिकल इंजीनियरिंग में एक ही कोर्स होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर का होता है। तो अगर आपको अच्छा केमिकल इंजीनियर बनना है तो आपको वही फर्स्ट बेसिक कोर्स तो आना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे तो बाहर के कोर्सेज हैं। तो उम्मीद है कि आपने पढ़ी होगी सीपीपी 1 और सबको आती होगी। अगर नहीं आती है या थोड़ा भूल गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उसको प्लीज रिकैप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंस क्या है पैरामीटर्स इन थर्मोडायनेमिक्स की। 3 बेसिक पैरामीटर होते हैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। जो दूसरे प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स हैं ना, दे आर फाउंड बेस्ड ऑन द अबव 3 पैरामीटर्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बोलूंगा जो आपने अभी तक सुनी नहीं है। गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये आप थर्मो 2 में पढ़ेंगे। उसके अलावा एंथैल्पी आपने सुनी होगी, एंट्रोपी आपने सुनी होगी, इंटरनल एनर्जी आपने सुनी होगी। ये 3 भी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो अदर पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज आर फाउंड बेस्ड ऑन द अबव 3 पैरामीटर्स। Conversions are important and usually all answers should be given in SI unless asked otherwise. मैंने आपको क्लियर कर दिया कि SI यूनिट के अंदर आप अपने आंसर दें unless मैं आपसे पूछूं कि दूसरे यूनिट में दें। अब मुझे ये बताएं कि SI यूनिट की क्या अहमियत है, यूनिट कन्वर्जन की क्या अहमियत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आइडियल गैस इक्वेशन आपको मालूम है क्या होता है? क्योंकि हम आइडियल गैस इक्वेशन आगे पढ़ेंगे। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? यस सर, पता है। एनआरटी। सही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी के यूनिट क्या होते हैं एसआई में? एटमॉस्फेयर प्रेशर, पास्कल होता है। आपको आंसर पास्कल में रखना है। वी के क्या होंगे? मैट्रिक पास्कल। वी के मीटर क्यूब हो जाएंगे, टी के केल्विन हो जाएंगे, आर का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल केल्विन। अब यहां पर अहमियत रखती है बात, फर्ज करें आपने ऐसा यूनिट कन्वर्ट नहीं किए, आपने प्रेशर को पास्कल नहीं किया, आपने वॉल्यूम को मीटर क्यूब नहीं किया, तो आप आर की वैल्यू 8.314 नहीं ले सकते। आर की वैल्यू 8.314 सिर्फ जब ली जाती है जब सारे यूनिट एसआई यूनिट के अंदर होते हैं। कई किताबों में आपने ये भी देखा होगा कि आर की वैल्यू 82.02 समथिंग है, एटीएम पर लीटर कर इस तरह कर है 82.0 समथिंग। अगर आप गूगल करें और लिखें वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपको 15 या 20 वैल्यूज नजर आ जाएंगी। 82 एक वैल्यू है, 8.314 एक वैल्यू है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि 8.314 आप सिर्फ जब ले सकते हैं जब आपके बाकी यूनिट्स एसआई के अंदर हों। एसआई यूनिट आपका प्रेशर का पास्कल होना चाहिए, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होना चाहिए, एन का मोल होना चाहिए, टेम्परेचर का केल्विन होना चाहिए। उसको आप सेंटीग्रेड में नहीं लेते हो, टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो। ये जो तब आप जाकर आर की वैल्यू 8.314 ले सकते हो। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा है कि यूनिट्स के कितनी अहमियत है कि अगर आप एक सिस्टम से आपने कन्वर्ट नहीं किया, आपके पूरे आंसर के ऊपर फर्क आ जाएगा। क्लियर है? यस, नो? यस सर। यस सर। अब आज 12 बजे आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के चैनल के अंदर एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी एक असाइनमेंट की। ये असाइनमेंट आपके 3 नंबर में से 0.5 नंबर का होगा। आपने जो सीपीपी 1 प्रैक्टिस सीखी है ना, उसके ऊपर ये बेस्ड है, यूनिट कन्वर्जन्स के ऊपर। ये यूनिट कन्वर्जन्स मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आगे अगर मैंने कभी यूनिट कन्वर्जन दिए ना, तो कोई ये ना बोले कि हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आते। ये टाइम्ड असाइनमेंट है। इसकी डेडलाइन मेरा ख्याल है मैंने संडे की रखी हुई है 5 बजे तक। 5 बजे से पहले
बता दिया तो मेरे पास रिसीव हो जाएगा, 5 बजे के बाद हुआ तो रिसीव नहीं होगा। तो जो लोग क्लास में नहीं आए हैं उनके पास ये मैसेज सर्कुलेट कर दीजिएगा कि ये असाइनमेंट फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी MS टीम्स। तो ये असाइनमेंट आपको 12 अभी आपके पास हिडन है, आपको नजर नहीं आएगा, ठीक 12 बजे आपको ये नजर आ जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो इस असाइनमेंट को जरा देख लीजिएगा। बेहतर ये है कि इतवार तक जाने नहीं दें, आहिस्ता आहिस्ता करने दें इसको। अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। कुछ चीजें आपको एट द टिप मालूम होनी चाहिए। हर वक्त तो आपके पास इंटरनेट और सोर्सेज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मालूम होना चाहिए, या मैं आपसे पूछता हूं, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? कन्वर्ट अगर करूं, एक बार में होते हैं 10 to the power 5 पास्कल। यू शुड नो दैट। यू शुड ऑल्सो नो, ये चीजें कहीं लिख भी लें, अगर किसी ने किताबें रखी हुई हैं खुली तो ये चीजें आप उधर भी लिख सकते हैं। 1 bar is 10 to the power 5 पास्कल। 1 ATM is 760 millimeter mercury. Also 1 ATM is 760 millimeter 760 torr, यानी torr and millimeter of mercury is same thing. Apart from that, 1 सर ATM रिपीट is करते हैं। 1 ATM is क्या बोल रहे हैं? रिपीट करते हैं सर। 1 bar is equal to 10x.5 पास्कल। 1 bar 10 to the power 5 Pascal. 1 ATM is 760 millimeter mercury या 760 torr। इसका मतलब ये हुआ कि 1 millimeter mercury is equal to 1 millimeter torr। Sorry, not 1 millimeter torr, 1 millimeter mercury is 1 torr। सर ये बार और एटीएम सेम होता है वैल्यू तकरीबन इनकी? नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है, प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क होता है। मगर आप अगर ये, क्योंकि मुझे भी बाय द टिप याद नहीं है एटीएम और बार का, मैं यूजुअली बार और पास्कल को चेंज कर लेता हूं, फिर एटीएम से चेंज कर लेता हूं। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे करता हूं मैं। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 ATM इज 101,325 पास्कल। आगे चलो, रिपीट करें सर। 1 ATM is 101,325 पास्कल। सर इंडस्ट्री में तो हमें इसकी पूरी शीट दी जाती है ना, हमें सिर्फ कन्वर्जन आना बिल्कुल चाहिए। दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, मगर अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी हो, इंडस्ट्री की शीट भी बहुत बड़ी होती है। अगर आपको टिप के ऊपर सर पे मालूम हो या एग्जाम के हवाले से मालूम हो तो इसमें क्या मतलब, ये इजी कन्वर्जन है। या आप इतना, अगर आपको टाइम दिया गया है कि इसका आंसर जल्दी बताओ, आप पूरी शीट देखते रहोगे। अगर आपको शीट का नहीं मालूम है कि मैं कहाँ यूज करूं या कोई और कन्वर्जन आ रही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, टेक्निक्स आने चाहिए, याद करना जरूरी है क्या? देखें ये सिंपल कन्वर्जन है। आप अभी याद करने की बात बोलें, ये जो मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ ना, ये मैंने 2008 में सीखी थी, आज तक याद है। और हर टीचर आपको नहीं देगा कन्वर्जन, तो मैं आपको सिंपल बेसिक कन्वर्जन्स बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपकी वॉल्यूम की कन्वर्जन होती है। वॉल्यूम के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम चीज है। कितने लीटर 1 मीटर क्यूब में होते हैं? 1000 लीटर इन 1 मीटर क्यूब। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लीटर और गैलन के अंदर कितना डिफरेंस है। 1 गैलन इज 3.78 लीटर। सर ये गैलन में भी तो फिर यूएस गैलन, हम जब गैलन की बात करेंगे हम यूएस गैलन की बात करेंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपकी असाइनमेंट 1 के अंदर यूज होंगी। और
वैसे तो आप नेट के ऊपर देख सकते हैं क्योंकि ये होम असाइनमेंट है, मगर अगर आपने कोई मेथड या वर्किंग नहीं की हो तो उसका मैं वैल्यू नहीं लूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूं एक रिकैप करने के लिए। मुझे ये बताइएगा, मैं 2 मिनट के लिए स्लाइड शेयरिंग कर रहा हूं, मैं कोई स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं कुछ और शेयर करना चाह रहा हूं। अगर जब तक ये लोड हो रहा है मुझसे और कोई सवाल है तो पूछ लें। सर आपके पास कोई ऐसा चार्ट है जो हमें याद करना चाहिए, यानी मतलब जो इतने सारे यूनिट्स हम सारे तो याद नहीं कर सकते ना, जो फ्रीक्वेंटली जो हमारे पास जो यूनिट्स यूज होते हैं और सारे केमिकल इंजीनियर्स को पता होने चाहिए, आपके पास कोई ऐसा टेबल है जो हम याद कर लें? देखें, हर चार्ट होता है, क्या नाम है, बुक के पीछे। मैं आपको सिर्फ मेन बता रहा हूँ, सारी मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है आउंसेस और पाउंड्स के बीच में क्या फर्क है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ की फ्रीक्वेंटली यूज होती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए 1 मीटर इज 3.28 फुट या 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये सबको विजिबल है? विजिबल है ये? यस सर, यस सर। फर्ज करें थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी मेरी, थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब होगी, मगर इसको बेरेबल कीजिएगा। ये आप लोग प्लीज नहीं करें, ये मुझे करने दें, लिखने दें। अगर मैं आपको ये दूं, मैं बोलता भी जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने लिखा है 5 मीटर क्यूब। प्लीज जो ये मार्किंग्स कर रहा है थोड़ी सी डिसेंसी रख लें और मार्किंग्स नहीं करें, आप पूरी क्लास का नुकसान कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं आगे चला जाऊंगा और मुझे कोई वो नहीं है, मैं सप्ली भी लगा दूंगा। तो अगर अभी नहीं सीखना तो फिर मुझे नहीं बोलिएगा। फिर अगर मुझे 5 फीट क्यूब, ये आपके असाइनमेंट में यूज हो रहा है इसलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इस वक्त, इन केस आप CPP 1 भूल गए। अगर मैं 5 फीट क्यूब को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मीटर क्यूब के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? ये मेरा बॉक्स मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं क्या करूंगा, पहले जो ये यूनिट है इसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। मुझे ये मालूम है कि 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं, अभी मैंने बताया था 3 पॉइंट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं शो हो रही? किसी और को भी शो नहीं हो रही? हो रही है सर। नो सर, हो रही है शो, सर हो रही है शो। देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको सुन लें। सर नहीं हो रही। 1 मीटर के अंदर 3.28 फुट होते हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऊपर फुट क्यूब है तो आपको ये फुट क्यूब भी करना पड़ेगा, यानी आपने इसको भी क्यूब करना पड़ेगा और आपने इस 3.28 को भी क्यूब करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने ये दोनों क्यूब किए हैं, आपको इस 1 को भी क्यूब करना पड़ेगा और आपको इस मीटर क्यूब को भी क्यूब करना पड़ेगा। ये इसका मेथड कन्वर्जन का है कि आप इसको यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो। जो मैं मेथड की बात कर रहा था ना कि मुझे वर्किंग देखनी है, दिस इज द वर्किंग। ये जो आपका मसला होगा ना, ये सिर्फ वॉल्यूम के अंदर होगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर आप स्क्वायर्स की बात करते हो और क्यूब्स की बात करते हो। तो ये मैं इसलिए आपको रिकैप दे रहा था। और इसके लिए अगर आप बाकी जो रिकैप करना है वो आप अपनी CPP 1 बुक में देखें। तो ये बात समझ आई किस तरह यूनिट कन्वर्जन करने हैं। यूनिट कन्वर्जन के अंदर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि हर यूनिट कन्वर्जन आप याद रखें, नो, सिर्फ मेन मालूम होने चाहिए। एटमॉस्फेयर और पास्कल का रिलेशन, पास्कल और बार का रिलेशन, ये आसान है। इसके अलावा लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशन, गैलन और लीटर का एक रिलेशन, मीटर और फिट का रिलेशन, इंचेस और सेंटीमीटर का रिलेशन, इन चीजों के अंदर कोई मुश्किलात नहीं है। दोबारा स्लाइडें नजर आ रही हैं? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन के हवाले से कुछ बात आपको थोड़ी सी शेयर की थी, जो कि एक्सपेक्टेड था कि पहले आती थी, मगर मैंने कहा चलें करवा लेते हैं।
सर शो नहीं हो रही सर। अब बात करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन की, क्योंकि टेम्परेचर की इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर। नहीं सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर। और किसी के पास शो नहीं हो रही, किसी के पास हो रही है स्लाइड? सर शो हो रही है, हो रही है सर। डिवीजन ऑफ क्यूरेटर वाली हो रही है। जी सर हो रहे हैं। देखें इसके अंदर वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं, हो रही। आपके पास नहीं हो रही तो कनेक्शन इश्यू होगा। मैं बोल भी रहा हूँ, थोड़ा सा बेयर कर ले, वरना रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। टेम्परेचर कन्वर्जन आपके पास जी अभी हो गई सर, अभी हो गई है सर। हो गई सर, हो गई। अच्छा चले, आपके पास 4 टेम्परेचर कन्वर्जन होते हैं। नहीं हो रही सर। अगर देखा जाए तो आपके पास 2 मेन टेम्परेचर स्केल्स हैं। एक आपका होता है केल्विन एंड सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा आपका होता है फ़ारेनहाइट और रैंकिन स्केल। अब इसके अंदर 2 टेम्परेचर रिलेटिव होते हैं, 2 टेम्परेचर एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट जो होता है आपका केल्विन और रैंकाइन होता है। ये 4 रिलेशंस हैं, ये आपको यूजुअली गिवन होंगी पेपर के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये गिवन नहीं होंगी, आपको सिर्फ इनको यूज करना और कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर मैंने आपको पेपर में कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दे दी तो आपको मालूम होना चाहिए कि आइडियल गैस के अंदर फ़ारेनहाइट नहीं यूज होगा, केल्विन यूज होगा। आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे फ़ारेनहाइट से। आवाज नहीं आ रही आपकी जी तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कन्वर्ट किस तरह करते हैं। ये चारों इक्वेशन आपको दी जाएंगी। कल मैंने बात की थी टेम्परेचर स्केल्स रिलेशन की। अगर आप आखिरी चीज देखें इसके अंदर, ये मैं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज अगेन दिस इज CPP1, कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ आपका स्केल बता रहा है कि अगर बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है 0, कॉन्वर्सली फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32। मैं इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि नीचे अगर आप देखें, सबसे नीचे जहां पर रेड सर्कल्स हैं वहां पर केल्विन पे 0 लिखा हुआ है, सेल्सियस पे -273 लिखा हुआ है। कल मैंने जिक्र किया था एब्सोल्यूट 0 का, जिधर वर्क 0 होता है और कोई चीज नहीं प्रोड्यूस होती। दिस इज द हाइपोथेटिकल लोएस्ट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज द हाइपोथेटिकल lowest temperature which has been recorded or which we feel has been recorded. Beyond this temperature we cannot go. तो केल्विन के अंदर दिस इज 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका कन्वर्स होता है -273 इन सेल्सियस। रैंकाइन के अंदर भी 0 होता है और इसका आपका -460 होगा। और आपको कुछ नहीं मालूम करना है इस वाली स्लाइड के अंदर। बात करते हैं सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम की। ये फर्दर डेफिनेशंस हैं। ये पूरा चैप्टर मेजॉरिटी डेफिनेशंस के ऊपर जा रहा है। A system is defined as a quantity of matter or region in a space chosen for study. इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम वो चीज होती है जिसको आप स्टडी करते हो। सिस्टम के बाहर जो भी चीज हो वो सराउंडिंग कहलाएगी। जी क्या बोले, दोबारा बोल दें, क्या बोला था इन्होंने? मैं ये कह रहा हूं और मैं एक चीज बोलता हूं तो मैं उसको रिपीट करूंगा, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा बोलूंगा। तो ये नहीं बोलेगा समझ नहीं आ रही, मैं उसको रिपीट करूंगा फौरन 2 दफा रिपीट कर। आवाज सही नहीं आ रही आपकी सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। defined as a quantity of matter or region को हम सराउंडिंग बोलते हैं। और किसी और आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, अभी तो हमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी बिल्कुल। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दें, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। 1 सेकंड रुके। आप ट्राई करें, अब आ रही है? क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ये कभी फ्लक्चुएशन होते हैं वाईफाई के, तो 2 मिनट के लिए रुक जाती है। चलें, अब क्लियर है तो मैं आगे जाऊं। देखें
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस चोजन फॉर स्टडी। यानी मैं जो चीज स्टडी कर रहा हूँ वो मेरा सिस्टम होगा। उसके बाहर जो भी चीज हो, बेशक उसके अंदर कोई मास हो, कोई वॉल्यूम हो, वो मेरी सराउंडिंग होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर वक्त सिस्टम और सराउंडिंग वही चीज नहीं होगी। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कुर्सी को जमीन के ऊपर रखा और मैं फोकस कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द कुर्सी, तो मैं बोलूंगा दैट माय चेयर इज माय सिस्टम बिकॉज माय फोकस इज ऑन द सिस्टम। द फ्लोर इज द सराउंडिंग, और एनीथिंग विच इज outside the boundary of the chair, that is the surrounding. But if I want to focus on the floor, what will I say? I will say that the floor is my system and the surrounding is the chair and everything away from the floor. ये बात समझ आई कि सिस्टम और सराउंडिंग डिफाइन नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं आपकी चॉइस के लिए, आप किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कुर्सी को स्टडी कर रहे हैं तो कुर्सी आपका सिस्टम है, अगर आप जमीन को स्टडी कर रहे हैं तो जमीन आपका सिस्टम है। उसके बाहर जो चीज आप नहीं स्टडी कर रहे हैं वो आपकी सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को एक इमेजिनरी सरफेस जो एग्जिस्ट नहीं करता मगर वो सेपरेट करता है, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को दूर रखे आपस से, उसको हम बाउंड्री का कहते हैं। और बाउंड्री जो होती है वो फिक्स भी होती है, मूवेबल भी होती है। मूवेबल कैसे हो गई? फर्ज करें अगर मैं पिस्टन की बात कर रहा हूं, पिस्टन के अंदर अगर मैं गैस पे फोकस कर रहा हूं तो मेरा सिस्टम क्या हुआ? गैस हुई। मेरी सराउंडिंग क्या हुई? एनीथिंग आउटसाइड द गैस वुड बी द सराउंडिंग। सपोज मेरे पास गैस जो है वो एक सिलेंडर के अंदर है पिस्टन में, तो सिलेंडर मेरा क्या हुआ? सराउंडिंग हुई। और इस सिलेंडर की एक बाउंड्री है जो मूव करती है, विच मेक्स द पिस्टन मूव। तो ये क्या हो गया? ये बाउंड्री हो गई मूवेबल बाउंड्री। तो कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि बाउंड्री आपकी फिक्स्ड या स्टेशनरी रहे, बाउंड्री आपकी मूव भी कर सकती है। तो बाउंड्री की दो खासियतें हैं, एक तो ये कि बाउंड्री रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है, यानी असल में भी हो सकती है, या एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री हो सकती है जो हमने अपने सिस्टम को आसान करने के लिए बनाई। ये बाउंड्री की एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूव भी कर सकती है। तो बात समझ आई आपको? अगर मैं आपसे डेफिनेशंस पूछूं तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है? सबसे बेसिक कॉमन डायग्राम स्कीमेटिक ये होता है, जो आप स्टडी कर रहे होते हैं वो आपका सिस्टम होता है, उसके जो बाहर है सराउंडिंग्स होती हैं, और ये जो लेयर है, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में कांटेक्ट नहीं करने दे रही, इसको हम बाउंड्री कहलाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर। आपने अक्सर सुना होगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और कंट्रोल मास भी सुना होगा, कंट्रोल वॉल्यूम भी सुना होगा। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रख लें, अगर मैंने आपसे वाइवा में पूछा या कभी और पूछा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 नहीं बोलीजिएगा। देयर आर 2 systems. The 2 systems are open system and closed system. Isolated system is a special type of system which is a type of a closed system. तो कितने types of system है? 2 types of system है. If I say name the main types of system, closed system, open system. If I ask you a special type of system, या what are the types of closed system, तब isolated system is a type of a closed system. टोटली कितने सिस्टम है सर? 2, ओपन या क्लोज। टोटली कितने सिस्टम है सर? क्या टोटल कितने सिस्टम है? बताया तो आपको, 2 सिस्टम है, ओपन या क्लोज्ड। ये तो मेन सिस्टम है ना, जैसे आइसोथर्मल, आइसोपेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक सिस्टम्स। एक सेकंड,
देखें वो सिस्टम नहीं है जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, isothermal process, these are processes which can take place on a closed system or open system. ये भी जब हम आइडल गैस की बात करेंगे तो ये जो आपने वर्ड्स बोले हैं ना, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, मैं जब बात करूंगा मैं प्रोसेस की बात करूंगा, मैं इनको बोलूंगा ये प्रोसेस हो रही है क्लोज सिस्टम के ऊपर। सिस्टम दो होंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो अच्छी बात है आपने ये सवाल पूछ लिया, ये मिसकंसेप्शन रिमूव हो जाएगा कि आइसोबैरिक वगैरह ये सिस्टम नहीं है, दीज आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। चलें, ये मैंने आपको इनका डायग्राम भी दे दिया। वैसे मैं आपको बता देता हूं क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास भी बोलते हैं। कंट्रोल मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मास है ना वो कांस्टेंट रहता है। मास कैन नॉट एंटर और एग्जिट फ्रॉम अ क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी कैन एंटर या एग्जिस्ट। तो इसीलिए ये कंट्रोल मास सिस्टम होता है। तो फर्ज करें अगर मैंने आपको कहीं पर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया डिफाइन अ कंट्रोल मास सिस्टम, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कंट्रोल मास सिस्टम का दूसरा नाम होता है क्लोज सिस्टम। तो अगर मैंने आपको ये बोल दिया व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ कंट्रोल मास सिस्टम, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि स्पेशल टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना एनर्जी अंदर या बाहर जा सकती है, ना मास अंदर या बाहर जा सकता है। तीसरा जो होता है वो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ओपन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, यानी मास अंदर भी आ सकता है, मास बाहर भी जा सकता है, एनर्जी अंदर भी जा सकती है, एनर्जी बाहर भी जा सकती है। फिर एक सवाल आता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्लोज सिस्टम के अंदर तो चलें, हमने जब कंट्रोल मास की बात करी तो मास मेरा फिक्स्ड है, मगर ओपन सिस्टम के अंदर हम बोल भी रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम है, मगर फिर वॉल्यूम कैसे अंदर और बाहर जा सकती है? वॉल्यूम तो नहीं जानी चाहिए फिर अंदर और बाहर, सिर्फ मास जाना चाहिए। इसका मैं जवाब आपको 2 मिनट में देता हूँ, आगे स्लाइड में आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, हो सकता है ये आपने CPV 1 में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो डेफिनेटली फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं M, यानी सिर्फ M क्या सिग्निफाई करता है? मास। और अगर मैं आपको M के ऊपर डॉट लगाऊं, इज दिस द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? डिफरेंट थिंग सर। क्या डिफरेंस है? डिफरेंट थिंग हो जाएगी। देखें, अगर मैं सिर्फ M लिखूं ना तो दैट इज द मास, अगर मैं M के ऊपर डॉट लगाऊं दैट इज द मास फ्लो रेट, यानी मास डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। तो मास M एंड M डॉट इज नॉट द सेम थिंग। M के यूनिट होंगे मास के यूनिट, M डॉट के यूनिट होंगे मास पर यूनिट टाइम। तो ये जो चीजें जो अंदर और बाहर जा रही हैं ओपन सिस्टम के अंदर, ये मास फ्लो रेट कर रहा है विद टाइम, ये M डॉट होगा। जब ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर हम M डॉट यूज करेंगे, M नहीं यूज करेंगे। बात क्लियर हुई कि M और M डॉट सेम चीज नहीं है, एक मास है, दूसरा मास फ्लो रेट है। मास के यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ मास केजी, पाउंड, टन्स। जो मास फ्लो रेट है उसके यूनिट्स हैं मास पर यूनिट टाइम। इट कैन बी केजी पर डे, इट कैन बी केजी पर सेकेंड, इट कैन बी केजी पर ईयर। इंडस्ट्री के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम मास फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, अगर फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें तो वो ये बोलता है दीज मेनी टन्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे, या दीज मेनी टन्स आर प्रोड्यूस्ड पर ईयर। दीज आर ऑल मास फ्लो रेट्स। तो आज ये फैसला कर लें कि मास और मास फ्लो रेट दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग चीजें हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन है मेरा एक। क्या हुआ सर? क्वेश्चन है सर मेरा। बोले सर, इंडस्ट्री के अंदर जब स्टीम अगर पास हो रही होती है वो कहते हैं केजी पर हार, और गैसेस पास हो रही होते हैं कहते हैं कि मेट्रिक क्यूब पर हार।
इसमें सर ये उसमें हम वॉल्यूम लेते हैं गैसेस के केसेस में, और स्टीम के केस में सर हम केजी लेते हैं। इसमें क्यों सर, ये क्या डिफरेंस है? स्टीम बात करते हैं, स्टीम बनी किस चीज से? वाटर से। आप बेसिकली स्टीम को गैस नहीं अज्यूम करते हो, आप स्टीम को लिक्विड अज्यूम कर रहे हो जो उस टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर चला गया है। और जब आप स्टीम की बात करते हो ना अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये थर्मो 1 की डोमेन में नहीं है, थर्मो 2 की डोमेन में है। स्टीम टेबल आपको सिखाई जाती है जिसमें स्टीम की प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं, वाटर एज अ लिक्विड फेज एंड वाटर आफ्टर इट बिकम्स स्टीम। तो हम जब इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं तो हम उसको गैस में नहीं लेते, दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस कि स्टीम के साथ ही ये होता है। अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं ना, तब उसको मैं गैस की फेज में ले लेता हूं, स्टीम को मैं लिक्विड के अंदर लूंगा, इसीलिए मैं उसकी केजी पर, जो आप केजी के यूनिट बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम के यूनिट में नहीं लूंगा इसको। चलें, टाइप्स ऑफ सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। Isolated system is a special case of a closed system. ये पढ़ें। In reality, there is no such thing as a perfectly isolated system. जो हम isolated system बोलते हैं ना, ये हम अपनी आसानी के लिए बोलते हैं ताकि हम एक सिस्टम को डिजाइन कर सकें। जब हम कोई सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं। अगर उस सिस्टम के अंदर पहले से ही चेंजेस हो रहे हों तो हम कैसे कोई स्टैंडर्ड कर सकते हैं? इसीलिए हम एक अजम्पशन लेते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। देयर इज नो सच थिंग एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह अगर मैं आपको आगे भी बताऊंगा, मगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात हुई तो मैं यहां पर बात कर देता हूं। देयर इज नो सच थिंग एज एन आइडियल गैस, एवरी गैस इज अ रियल गैस। आइडियल गैस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो, कंपैरिजन का एक मेथड हो। तो जब हम PV is equal to nRT लिखते हैं, that is the ideal gas formula. In reality, the formula is PV is equal to ZnRT, where Z is the compressibility factor. अभी इस पे ध्यान नहीं दे, compressibility factor क्या है, ये बात निकली थी तो मैंने आपको बताया। मगर Z जो आइडियल गैस के अंदर Z की वैल्यू 1 होगी। So there is no such thing as an ideal gas. अपान में V माइनस बी नहीं होगा? किसमें? अपान में Z nRT अपान V माइनस बी बिल्कुल होगा, मगर मैं आइडियल, मैं मेल इक्वेशन की बात करूंगा, मैं Z को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वही बन जाएगा जो आपने बोला, मगर मैं इस वक्त प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहा हूं। तो ये एक बात ध्यान में रख लें कि देयर इज नथिंग आइडियल इन द वर्ल्ड। बेशक वो आइसोलेटेड सिस्टम हो, वो भी आइडियल नहीं होगा, सिमिलरली आइडियल गैस भी आइडियल नहीं होगी। सम हीट विल ऑलवेज बी लॉस्ट एंड ट्रांसफर्ड। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल दे दें हो सकता है मैं पूछूं कि कोई क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल दे, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल दे, वो तो आसान है। आइसोलेटेड सिस्टम का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो आपके थर्मोस फ्लास्क होते हैं, जिनको आप वैक्यूम फ्लास्क बोलते हैं, जो सर्दियों के अंदर पानी को क्या नाम है, चाय को भी गर्म रखते हैं और ठंडक, और गर्मियों के अंदर पानी को ठंडा रखते हैं। ये आप वैसे पढ़ेंगे, फ्लास्क सिस्टम आप पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन, मगर आपने रेडिएशन के अंदर अपने FSC में ये फ्लास्क को पढ़ा होगा। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। A system can be categorized as a closed or isolated system की सर, ये isolated system की एग्जांपल रिपीट करिएगा। आइसोलेटेड सिस्टम की सबसे कॉमन एग्जांपल है वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क किसको बोलते हैं? A system can be categorized as a closed or open system depending whether mass is fixed volume is chosen for study. यानी अगर आपने फिक्स्ड मास को स्टडी करना है या आपने फिक्स्ड वॉल्यूम को स्टडी करना है, तब आप इस सिस्टम को डिफाइन करोगे कि मेरा ये किस टाइप ऑफ सिस्टम है। जो मेरा क्लोज सिस्टम होता है इसको मैं कंट्रोल मास बोलता हूं। इसको मैं कंट्रोल मास क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं फिक्स्ड मास को रख रहा हूं स्टडी के लिए। अब मास एंटर नहीं हो सकता, लीव नहीं हो सकता, इसीलिए क्लोज सिस्टम का दूसरा नाम है कंट्रोल मास सिस्टम। Energy in the form of heat and work can cross the system boundary.
इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द वॉल्यूम टू बी फिक्स्ड, यानी जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम आपकी फिक्स्ड रहे. इट विल बी डन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिस्टम बीइंग स्टडीड. अ क्लोज्ड सिस्टम कैन आल्सो हैव अ मूविंग बाउंड्री. कैसे? पिस्टन सिस्टम. आपकी जो पिस्टन सिस्टम है वो भी क्लोज सिस्टम है, मगर जब पिस्टन मूव कर रही है तो वो उसकी एक मूवेबल बाउंड्री है. सर जी सर, आपने कहा ना क्लोज सिस्टम में जो है ना एनर्जी तो पास कर सकती है लेकिन मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मैंने जो कहा मास इक्वेशन हमने पढ़ी, हाँ जो इक्वेशन एनर्जी और मास की जो आप इसमें जो रिलेशन है उससे तो फिर मास पे इफेक्ट आ जाएगा ना अगर एनर्जी जा रही है या आ रही है. कहाँ पर? क्लोज सिस्टम में सर आपने कहा ना कि एनर्जी एनर्जी सिस्टम से आ भी सकती है और जा भी सकती है ना, और मास जो है ना वो कंट्रोल रहेगा यानी कांस्टेंट इन रहेगा. सिंपल वर्ड्स, क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये मैंने कहा है. हाँ तो सर तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर एनर्जी पे एनर्जी ट्रांसफर होगी यानी एनर्जी में चेंजेस आएगी सही एक सिस्टम में, तो एनर्जी और मास का भी तो एक रिलेशन है ना आपस में, तो वो मास पे डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी क्या? क्यों करेगी? सर अगर एनर्जी कम हो रही है, अगर आपने एनर्जी स्टडी के लिए फिक्स मुझे बताएं क्यों डायरेक्ट. करेगी इफेक्ट? सर अगर एनर्जी और मास का आपस में जो एक रिलेशन है, एनर्जी इज डायरेक्टली कौन सा प्रोपोर्शनल टू रिलेशन है? मास, आप तो मुझे बताएं, चले बताएं कौन सा रिलेशन है. E इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाला नहीं है सर? अगर मैं वर्क और हीट की बात कर रहा हूँ, इधर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई इस तरह की एनर्जी की. चले सर एक क्वेश्चन है, आपने कहा है कि ओपन सिस्टम से मतलब एनर्जी और वर्क क्या सकते हैं. एनर्जी तो सर रिलीज हो सकती है, कैसे इन द फॉर्म ऑफ वर्क कैसे सर रिलीज होगा? जी जी ये बता दें. क्या क्या बोला? लिखा हुआ है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. हाँ तो ये हीट तो निकल सकती है, वर्क सर कैसे, ये थोड़ा बता दें. ये जब फर्स्ट लॉ करेंगे ना उस वक्त बात करेंगे. और वैसे जो वर्क होता है ना, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी. उसके यूनिट्स क्या होते हैं वर्क के? वर्क के यूनिट क्या है? जूल. एनर्जी का यूनिट क्या है? सेम एज एनर्जी. सेम सर, सेम होता है सर, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है. मैं आपको इसको, ये जो क्वेश्चन है ये जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करूंगा, फर्स्ट लॉ के ऊपर ये बात इसकी जिक्र आएगा. अभी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस अभी कहीं और है. अभी मैं करूंगा तो बात कहीं से कहीं और पहुंच जाएगी और मैं दूसरे कॉन्सेप्ट अभी लाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 54 मिनट्स भी रह गए हैं सिर्फ, और मुझे एक बहुत अहम चीज आज करवानी है. कल सर ये पॉइंट नंबर 3 समझ में नहीं आया. पॉइंट नंबर 3 इसी की तो ये बात कर रहे हैं. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. यानी एनर्जी जो है ना वो या तो हीट इन या हीट आउट के फॉर्म के अंदर काम कर सकती है. वर्क की जब मैं बात करता हूँ, चले अब आपने जिक्र कर ही दिया, तो वर्क इस तरह आता है कि अगर फर्ज करें मेरा कोई सिस्टम है. कभी आपने ये सुना है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम? अगर वो सिस्टम के ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स दबा दी, कोई वर्क प्रोड्यूस कर दिया, तो वर्क आ गया ना अंदर. ये मगर मैं बताना इस वक्त चाह नहीं रहा था, मगर पहला पार्ट तो ये है. दूसरा पार्ट ये इसके अंदर समझने. जी आवाज क्लियर नहीं है आपकी. अच्छा सुने, बाकी अगर कोई सुने, मेरी बात सुन ले एक सेकेंड. अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड अपने सीआर को मैसेज कर दें, मैं देखकर उसको व्हाट्सएप कर उनको जवाब दे दूंगा कि ये मेरा प्राइमरी टॉपिक नहीं है, इस पे इतना डिटेल देना. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. वर्क किए बगैर जो है एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकती है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड्री में? जी मगर ये डिपेंड करता है कि मेरा सिस्टम भी क्या है ना. मतलब आप लोग थोड़ा सा बहुत फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाएं. ये जो सारे सवाल है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल हैं. अगले हफ्ते ये चीज हम करेंगे. एक हफ्ता मुझे और दे दें, नेक्स्ट वीक हम यही करेंगे. अभी आप सिस्टम की डेफिनेशन सिर्फ देख लें.
चलें, मुझे अब आगे जाने दें, मुझे आपकी आवाज वैसे नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सीआर को मैसेज कर दीजिएगा। सर ये एक सवाल था सर। जी सर ये मैं पूछना था सर, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये भी क्या आइडियल सिस्टम है सर? क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइडियल सिस्टम है सर ये। देखें, हम आइडियल सिस्टम इसको इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि कोई चीज़ लूज नहीं हो रही, यानी नो फ्रिक्शन है, नो हीट लॉसेस है, क्योंकि अंदर और बाहर को जा ही नहीं रहा है ना। तो इन अ वे आप यही समझ रहे हैं कि एक आइडियल सिस्टम है, मगर ये एक हाइपोथेटिकल वो है, अजम्पशन है। चलें, लेकिन सर आपने बोला था आइडियल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो इसकी एग्जांपल एग्जिस्ट कर रही है। आपने मेरी आधी बात तो सुन ली कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, आपने बाकी आधी बात नहीं सुनी। मेरी पूरी बात ये थी कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर हम कोई चीज़ की अजम्पशंस बनाते हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ बेस चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, कोई मॉडल फॉर्मुलेट करने के लिए। तो अगर हम अज्यूम नहीं करें कि ये आइडियल है, तो हम कैसे कोई मॉडल फॉर्मुलेट कर सकते हैं कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए? दूसरा इसका एग्जाम्पल, अगर अब मेरी बात सुन लें, अगर कोई गैस आइडियल गैस नहीं है, मगर हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है एक गैस को आइडियल गैस के लिए ताकि हम रियल गैस को कंपेयर करें, तो कंपैरिजन पर्पसेस के लिए हमने इसको एक स्टैंडर्ड अज्यूम किया है। हकीकत में आइडियल नहीं है, बट एट योर लेवल, एट दिस लेवल हम अज्यूम कर लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम इज अ परफेक्टली आइडियल सिस्टम, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर। देखें, अगर मैंने आपको बोल दिया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मुझे दिखा दें, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ मैटर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दोनों अंदर नहीं जा सकती, दोनों बाउंड्री के बाहर है। क्लोज सिस्टम के अंदर देखें, मैटर जो है वो येलो वाला है, मास, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है। जो रेड वाला है, जो एनर्जी है, वो क्रॉस कर रही है। और ओपन सिस्टम के अंदर दोनों क्रॉस कर रही हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जब मैं 1-to-1 वाइवा लूंगा आपसे, तो एक क्राइटेरिया ये होगा कि आपका वेबकैम खुला होगा, लाजमी है वेबकैम खुला होना। मेरा वेबकैम खुला ना होना दैट इज अनदर थिंग। स्टूडेंट का वेबकैम खुला होना लाजमी है, और लाजमी हो सकता है मैं आपको देयर एंड देन बैठ कर पूछ लूँ, वहां पर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे डायग्राम अपनी बुक के अंदर मुझे डायग्राम दिखा दें, तो आप ये डायग्राम जल्दी से बुक में बनाएंगे और फिर मुझे ये डायग्राम दिखाएंगे कि ये डायग्राम है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अच्छा सर, ये स्लाइड्स मिलेंगी हमें? मैं ये स्लाइड आज ही अपलोड करूंगा और सारी स्लाइडें आपको मिल जाएंगी, और इन स्लाइडों के अंदर मुझे कुछ मटेरियल फर्दर अपलोड करना है, तो ये स्लाइड जो आज अपलोड होंगी वो मैं रिमूव कर दूंगा, और नई जो एडिटेड होंगी वो मैं एडिट करता रहूंगा। और जब भी मैं करूंगा मैं सीआर को मैसेज कर दूंगा कि स्लाइड्स हैव बीन मॉडिफाइड, ताकि जो लोग को डाउनलोड करना है वो करते रहें। आज आपको ये 12 बजे के बाद स्लाइडें मिल जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। चलें, क्योंकि स्लाइडों के बगैर आप अनफेयर है कि आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, किताब से आप कवर नहीं कर पाएंगे। मगर इसका ये मतलब नहीं है आप किताब ना पढ़ें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो किताब में स्लाइड में नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब यहाँ पर मेरा वो सवाल आया कि एक स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि वॉल्यूम, जब हमने कंट्रोल मास की बात की, हमने तो मास स्पेसिफिक रखा हुआ था, वॉल्यूम अंदर बाहर हो रही थी, एनर्जी बाहर हो रही थी, तो उस वक्त तो आपने इसको कंट्रोल मास बोला था। यहाँ पर आप इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोल रहे हो, येट इसके अंदर बोथ एनर्जी और मास ट्रांसफर हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि कंट्रोल वॉल्यूम हम पूरे सिस्टम को नहीं बोलते, हम एक स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर कोई डिवाइस है लाइक अ नोजल, कंप्रेसर और टर्बाइन। हम एक स्पेसिफिक डिवाइस को फोकस करेंगे, उसको कंट्रोल वॉल्यूम बनाएंगे कि इसकी वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है, और उसके रिस्पेक्टिव हम इस पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसीलिए ये कंट्रोल वॉल्यूम कहता है। कंट्रोल वॉल्यूम ये कहलाता है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डिवाइस की वॉल्यूम को एक स्टैंडर्ड रखते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि अंदर वॉल्यूम आ नहीं सकती और बाहर नहीं जा सकती, लाजमी जाएगी। मगर क्योंकि हमारा स्टडी की चीज वो है ना, एक स्मॉल रीजन इन स्पेस है। पहली लाइन में देखें, सिलेक्टेड रीजन इन स्पेस। रीजन इन स्पेस वॉल्यूम होती है, हमने सिलेक्ट कर ली है।
लेमैन टर्म्स के अंदर या आसान जबान के अंदर, फर्ज करें मेरी टोटल वॉल्यूम 1000 है, जो क्यूबिक मीटर है, जो मूव इन एंड आउट हो सकती है। मैंने उस 1000 में से 100 को सिलेक्ट कर लिया कि मेरा फोकस 100 मीटर क्यूब के ऊपर है। मैंने सिलेक्शन कर ली ना, तो मेरी वॉल्यूम फिक्स हो गई। इसीलिए ये सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहलाता है। बात समझ आई कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्यों कहलाता है? हो सकता है मैंने आपको जो बात कही है ये मैंने वाइवा में पूछ ली, सवाल मेरा यूं हो सकता है, तो थोड़ा सा रिपीट करने से। अच्छा मैं करता हूं। सवाल मेरा ये हो सकता है, सवाल में मैं ये पूछूं कि the mass is fixed in a closed system and it is called a control mass system. There is no mass transfer, but we know that in an open system the volume is being changed. There is volume being in volume is coming inside or outside. There is transfer of that. Why is the system still known as a control volume? Explain. इसका सिंपल जवाब ये होगा कि कंट्रोल वॉल्यूम इसलिए कहलाता है क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम एक सिलेक्टेड रीजन इन स्पेस को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने वो जगह को सिलेक्ट कर लिया है, इसी ये कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा। अगर हम नहीं सिलेक्ट करते तो इट कुड नॉट हैव बीन अ कंट्रोल वॉल्यूम। दैट इज द सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन। बात समझ आई? आगे चलूं? यस सर। चलें। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अगर आपसे किसी ने कोई प्रॉपर्टी की बात कही तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ सिस्टम। इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जितने भी पैरामीटर हैं, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, मास हो गया, ये या तो इंटेंसिव होंगे या एक्सटेंसिव होंगे। अब ये क्या चीजें हैं? अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं, bulk properties they do not depend upon the amount of matter present. In other words, intensive properties वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनके ऊपर मास कोई अहमियत नहीं रखता। मैटर का मतलब मास, यानी जितना मास हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Intensive properties are independent upon the mass present. इसका मतलब ये हुआ the characteristic will not depend upon the amount of sample to use to identify a sample. Common example, color हो गया, temperature हो गया, boiling point हो गया, density हो गई, melting and boiling point हो गए, दोबारा boiling point लिख दिया, melting point हो गया and pressure and viscosity हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें मैंने एक कप के अंदर पानी डाला और मैंने एक बाल्टी के अंदर पानी डाला। दोनों का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्रीज के ऊपर रखा, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। तो मुझे ये बताएं क्या फर्क पड़ता है कि वो पानी एक कप में हो या वो पानी बाल्टी में हो? कोई फर्क पड़ता है? नो सर। नहीं पड़ता है। वो रहेगा, सिर्फ पानी रहेगा, वो कंपाउंड सिर्फ वाटर रहेगा, पानी रहेगा। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे एको सुनाई दे रही है। हेलो सर, क्लियर आ रही है आवाज? सर आपकी आ रही है, बाकियों की थोड़ी वो हो रही है। मैं सबके माइक्स बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ठहर जाएं। सर अब आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैं कुछ बोलूं तो आएगी ना। अभी आ रही है? एक बंदा बोल दे यस। आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ चलें। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करेगी मास के ऊपर, विस्कोसिटी भी नहीं डिपेंड करेगी। अगर मैं पानी को, अगर मैं 100 kg भर लूं पानी का कोई कंटेनर के अंदर,
और अगर मैं पानी का 50 kg भर लूं कोई कंटेनर के अंदर, विस्कोसिटी पे कोई फर्क आएगा? विस्कोसिटी यानी एबिलिटी ऑफ फ्लो या रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो, कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर कोई फर्क आया नहीं तो विस्कोसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास दैट इज प्रेजेंट। इसका ऑपोजिट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। एक खास बात ये होती है, दे आर प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल होते हैं मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एनर्जी, एंट्रोपी, मोल्स, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आप थर्मो 2 में पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मास और वॉल्यूम ये कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। फर्ज करें अगर मैं एक चीज का मास कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने पानी को डाला एक बाल्टी के अंदर, मैंने पानी को डाला एक मग्गे में, दोनों को मैंने वे किया मास के लिए। क्या मास के अंदर फर्क होगा? अगर मैं मास को डिटरमिन कर रहा हूं, बिल्कुल फर्क होगा। बाल्टी के अंदर ज्यादा मास आया होगा और मग्गे के अंदर कम मास आया होगा। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम को देखूं, वॉल्यूम ज्यादा बाल्टी में होगी, जो छोटा सा मग्गा होगा उसके अंदर कम वॉल्यूम होगी। These are dependent upon the matter present। यानी अगर मैं जितना पानी जिस कंटेनर में डालूं तो मास उतना चेंज होगा, वॉल्यूम उतनी चेंज होगी। इसीलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाए जाते हैं, यानी they are the properties which are dependent upon the system। तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास एंड वॉल्यूम होते हैं। टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, ये मैटर पे डिपेंड नहीं करते। ये मैटर पे डिपेंड नहीं करते कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को, फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी को दो डिफरेंट मासेस ऑफ पानी रखे एक ही कंडीशन के ऊपर, प्रेशर उनका वही रहेगा, प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा मास के ऊपर। इसीलिए प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, दे आर ग्रेट फॉर डिस्क्राइबिंग अ सैंपल। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे हैं कि आप सैंपल को डिस्क्राइब कर सकते हो। बट दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग इट। मगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो सैंपल को। आइडेंटिफाई किस तरह करोगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर। मसलन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैंने दो लिक्विड रखे हैं, दोनों कलरलेस लिक्विड हैं, सही है, दोनों कलरलेस लिक्विड है। एक फॉर एग्जांपल पानी है, दूसरा अल्कोहल है। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लें कि अल्कोहल के अंदर आपको ना स्मेल आ रही है और ना वो इवेपोरेट कर रही है। दोनों का जो मास है या वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि पानी कौन सा है और वो क्या है, क्या नाम है, अल्कोहल कौन सा है? बगैर कोई टेस्ट के नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट कर लिया, आपको मालूम है अगर अल्कोहल इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको सैंपल आइडेंटिफाई करने के अंदर हेल्प करती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सैंपल आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल नहीं है। ये बात समझ आई? अगर दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ले लूं, लेट्स से मैं कलर की बात कर लूं। मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल हैं, एक थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, एक ब्लैकिश कलर का है। दोनों का वॉल्यूम सेम है। मुझे कलर बता देगा कि ये ब्लैकिश कलर का ऑयल है, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन ज्यादा है, हेवी ऑयल है। हेवी ऑयल है। जो लाइटर है उसका कलर ग्रीनिश है, इसके अंदर कार्बन कम है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ने क्या बता दिया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ने आइडेंटिफाई कर दिया। तो आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है और कौन सी क्या चीज की अहमियत रखती है। बात समझ आई?
सर हीट कैपेसिटी कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? दोनों मास की तो हीट कैपेसिटी सेम ही होगी ना? क्या बोल रहे हैं सर हीट कैपेसिटी कैसे एक्सटेंसिव है? क्यों नहीं है? कैसे एक्सटेंसिव नहीं है मुझे बताएं। सर अगर कोई लेट सपोज पानी है तो उसके पर यूनिट जो है हीट इंक्रीज होगी। अब वो चाहे जितना डाल ले लेकिन उसी पेस से ही उसकी हीट बढ़ेगी। वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर भी ना। हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? इसका पहले डेफिनेशन पढ़े फिर ये सवाल मुझसे पूछिएगा। सर दूसरे हीट कैपेसिटी डेफिनेशन तो ये है ना कि कितने हीट पे कितना टेम्परेचर मतलब हाई हो रहा है किसी भी उसका सब्सटेंस का। ये किसी भी सब्सटेंस का। फर्ज करें अगर मैं कोई पानी को एक ही टेम्परेचर के ऊपर डाल दूं, सही है, एक ही टेम्परेचर में डाल दूं, एक जगह पानी बाल्टी के अंदर है और एक जगह उसके ऊपर है, क्या नाम है, बकेट में है, तो मास के ऊपर क्या फर्क है? आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप जो बात कर रहे हो ना, वो बात कर रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर मैं आने वाला हूं इस वक्त। एक चीज है हीट कैपेसिटी, एक चीज है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। 2 मिनट मुझे दे दें, चले सही है तो सर। फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बेसिकली एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। It is obtained by dividing an extensive property by its mass या amount of moles. For example, अगर मेरी heat capacity है जो कि extensive property है, अगर मैं इसको mass से divide करूं या ये mass depend हो जाए तो ये क्या बन जाती है? Specific heat capacity. आप जो बात कर रहे थे ना कि कैसे इस पे डिपेंडेंट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, वो ये वाली प्रॉपर्टी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। मैं आपको एक और आसान सा एग्जांपल दे देता हूं, मगर जब मैं इससे पहले मैं एक एग्जांपल दूं, ये टर्मिनोलॉजी आपको बार बार दिखेगी थर्मोडायनेमिक्स में। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से आपको क्या लगता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगी? अगर मुझे इसकी यूनिट लिखने हैं, दूसरी लाइन पढ़ें। दूसरी लाइन क्या है? obtained by dividing an extensive property by its mass. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, सही है। अभी मैं नहीं, वॉल्यूम, एक सेकेंड, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको अभी बताया। अगर मैं वॉल्यूम को डिवाइड करूं मास से तो उसके यूनिट क्या बन जाएंगे? मीटर क्यूब अपॉन केजी। मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी। डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? डेंसिटी के क्या यूनिट होते हैं? केजी पर मीटर क्यूब। बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ डेंसिटी। कहीं कहीं आपको थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा जाएगा तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब है ये डेंसिटी का इनवर्स है। तो कभी अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए डेंसिटी फ्रॉम स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज इनवर्स ऑफ डेंसिटी। ये एक स्पेशल केस है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब अगर जनरल टर्म्स में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोला जाए तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इट्स मास या मोल्स। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लूं, यानी वॉल्यूम के यूनिट डिवाइडेड बाय मास के यूनिट, अगर ये टेबल मैं आपको दिखाऊं इससे आपको बेहतर नजर आएगा। ये टेबल क्लियर है? मैं यहाँ पर माउस से लाऊंगा, आप ये देखें। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल छोड़े, हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे। हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? जूल पर केल्विन। आमतौर पे हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
अगर मैं इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या हैं, यानी हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केल्विन, और ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा मास के यूनिट से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट है जूल पर केजी केल्विन। ये क्या हो जाएगी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। यानी कहने का मकसद सिर्फ ये है, इसका मैं आपको क्रक्स बता दूं दो लाइनों के अंदर। दो लाइनों के अंदर ये है कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब मास से डिवाइड होती है तो नंबर वन वो स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये, हर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये हुआ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज अ सबसेट ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी अगर मैंने आपको वाइवा में कोई प्रॉपर्टीज दे दी और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और आपसे मैंने ये पूछा कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो है क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास है, मगर ये बता दें ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, इट इज गोइंग टू बी इंटेंसिव। I repeat, every specific property is an intensive property. पहली बात है specific property क्या होती है, specific the extensive property divided by the mass or the moles. That is the first important point. The second important point is that every specific property is going to be an intensive property. अब आप ये भूल जाएं कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से बनी थी। मैंने माना कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से बनी थी, मगर अब वो क्या हो गई, वो अब बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि अब मास जो है वो कोई उसके ऊपर रोल प्ले नहीं करेगा। अब मास उसके ऊपर रोल प्ले नहीं करेगा। सर ये मुझे खत्म करने दें क्योंकि असल चीज पे मुझे आना है। जो क्वेश्चन है उसको लिख लें, सीआर को मैसेज कर दीजिएगा, या अगर क्लास के बाद टाइम हुआ तो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके अगले वाले सर बहुत नाराज होते हैं कि उनको टाइम पे नहीं भेजते हो। तो जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना अभी मुझे जरा रैप अप करने दें। जरा दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, हाउ कैन एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मेरे पास मास है और टेम्परेचर है, मैं बोलता हूं इनमें से एक इंटेंसिव है एक एक्सटेंसिव है, आप मुझे कैसे टेस्ट कर कर बता सकते हैं कि इंटेंसिव कौन सी है एक्सटेंसिव कौन सी है अगर आपको नहीं मालूम। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो प्रॉपर्टी है ना, जज करने के लिए कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, आप उस प्रॉपर्टी के दो हिस्से ले लें। अगर वो डबल हो जाएगी तो इसका मतलब है वो मास डिपेंडेंट है और एक्सटेंसिव है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 kg लिया एक सैंपल ए का 1 kg लिया और उस सैंपल ए का 1 kg और लिया, दोनों को ऐड कर लिया, क्या हो गया, 2 kg बन गए ना, डबल हो गया ना उसका आंसर। 1 kg प्लस 1 kg 2 kg बन गया। जब उसका आंसर ही मास के ऊपर चेंज है या प्रॉपर्टी की वैल्यू ही चेंज हो गई तो ये क्या हो गई, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मगर अगर मैंने एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक का एक टेम्परेचर है और उसी ब्लॉक का पैरेलल मैंने एक और ब्लॉक लिया, टेम्परेचर के अंदर कोई एडिशन नहीं होगा अगर मैं डबल भी कर दूंगा, तो इसीलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे आसान तरीका टेस्ट करने का ये है कि जो प्रॉपर्टी आप स्टडी कर रहे हो ना, उसके आप 2 आइडेंटिकल सैंपल ले लो, फिर इफेक्ट देखो। अगर प्रॉपर्टी आप डबल करोगे जी अगर आप प्रॉपर्टी डबल करोगे और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे भी डबल हो जाएगा तो वो एक्सटेंसिव है। मसलन ये कि अगर आप लेंथ को डबल कर दो या उसके मास को डबल कर दो
if the property remains unchanged by altering the sample size, resulting property is intensive. यानी अगर मैंने एक चीज ली और मैंने उसके अंदर उसका मास डबल कर दिया, अगर वो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, डबल हो गई उसका अमाउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? ये कहीं लिख लें, अजबर कर लें, हिफ्ज कर लें कि एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय ईच अदर वुड गिव यू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल दे दूं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आमतौर पे स्टूडेंट ये समझता कि वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये केस नहीं है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपस में डिवाइड हो रही हो, यानी मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ये आपस में अगर डिवाइड हो रही हो तो इसका जो आंसर है वो इंटेंसिव है। और हकीकत में डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अगर मैं एक स्विमिंग पूल के अंदर जिसका मास बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ी है, डेंसिटी क्या है स्विमिंग पूल की? अगर पानी प्योर है, डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर मैं वही पानी में एक बकेट में डाल दूं, बकेट का मास डेफिनेटली कम होगा, बकेट की वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगी। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मगर बकेट के अंदर जो पानी है उसकी डेंसिटी क्या है? उसकी डेंसिटी वही है जो उस स्विमिंग पूल की है। तो two extensive properties divided by each other gives you an intensive property. Mass extensive property, volume extensive property, density intensive property. ये जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये अब अपने कान खोल लीजिए और आंखें भी खोल लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखें, कॉन्सेप्ट आपको वर्क का दे रहा हूं और मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस का दे रहा हूं। इसको जरा देखें। वर्क क्या होता है? वर्क इज परफॉर्म्ड व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा बाय डेफिनेशन, जब हम वर्क लिखते हैं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो dw इज इक्वल टू FDL। क्या मतलब हुआ? सिंपल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FL। यही होता है ना? FL अगर मैं उस जो मीटर है वो L है, लेंथ चेंज हो रहा है, तो मैं इसको DL लिख लूंगा। अब जब आप वर्क की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर दो कन्वेंशन होते हैं। यहां पर मैंने बोल्ट के अंदर लिख लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ साइन कन्वेंशन। कोई मुझे वर्क का फॉर्मूला बताए, अगर मैं W को W के टर्म्स में लिखूं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम? W equals to PV। W इज इक्वल टू PV। हकीकत में हम W इज इक्वल टू PV लिखते हैं, मगर बाय कन्वेंशन हम लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस PV। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा माइनस क्यों आता है। उसके लिए पहले तो ये समझ ले कि दो कन्वेंशन होते हैं। एक कन्वेंशन जो बना था वो प्लैंक ने बनाया था। प्लैंक वही है जिसके ऊपर आपने प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा होगा, मगर वो पुराना कन्वेंशन है। प्लैंक ने जब कन्वेंशन बनाया था तो बात आई थी W इज इक्वल टू PV, जो अभी किसी स्टूडेंट ने कहा। एक हमारा होता है मॉडर्न कन्वेंशन, जो प्लैंक के बाद बहुत और लोगों ने उसके ऊपर इजाफा किया, और आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की बुक है वो भी मॉडर्न कन्वेंशन को फॉलो कर रही है। इन आवर कोर्स वी विल फॉलो द मॉडर्न कन्वेंशन। मॉडर्न कन्वेंशन क्या होता है? वो वर्क के फॉर्मूले से पहले एक नेगेटिव साइन लगा देता है।
यानी इफ सम फॉलो कन्वेंशन, वो उसका भी आंसर करेक्ट होगा, मगर उसको अपने आंसर के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आखिर में। हो सकता है जल्दबाजी के अंदर वो माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल जाए, रिवर्स करना भूल जाए, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, ये सारे जूल्स की बात है, आप एक दूसरे को ऐड करते रहेंगे, प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए आज पहले अभी फैसला कर लें कि आप कौन सा कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप मॉडर्न कन्वेंशन फॉलो करें, क्योंकि मॉडर्न कन्वेंशन ज्यादा आसान है। किस तरह आसान है ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है, रिवर्सिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे ओवर स्मार्ट होना है या मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं पुराने कन्वेंशन से, मैं रिवर्स कर लूंगा, तो आपके पास फ्री हैंड है, आप कर लीजिएगा रिवर्स, कोई मसला नहीं है। मुझे आंसर चाहिए, मुझे मेथड से परवाह नहीं है। अब मॉडर्न कन्वेंशन की बात करता हूं। बाय मॉडर्न कन्वेंशन, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर आपका जो सर आपकी आवाज कट रही है। फोर्स है वो डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और किसी को आवाज क्लियर आ रही है या कट रही है? सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। ठहर जाएं, 2 मिनट दे दे। अभी आ रही है आवाज क्लियर? सर माइक ऑफ करवा लीजिए। ये मेरी आवाज नहीं कट रही, ये आपकी तरफ पे किसी का माइक बार बार खुला होता है। मैं दोबारा म्यूट कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट क्लियर हो जाएगी। क्लियर है आवाज? एक बंदा बोले और फिर माइक ऑफ कर ले। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये चले। मॉडर्न कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर वर्क पॉजिटिव है तो वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होगा। अगर वर्क नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो व्हेन वी डील विद थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इज क्लासिफाइड एज अ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, और अभी अभी मुझे किसी ने वर्क का फॉर्मूला बताया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैंने प्रेशर एंड वॉल्यूम इसलिए पूछा क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज टू डू विद थर्मोडायनेमिक्स, 2 मेन ज्यादा पैरामीटर, तो हम एल को नहीं कंसिडर करते। फ्लूइड का अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट ये होता है, anything that can flow, which means that a fluid can be a liquid, a fluid can be a gas। दोनों चीजें फ्लूइड के अंदर आती हैं और दोनों के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है ना, वो होता है कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ फ्लूइड इन द सिलेंडर रिजल्टिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ पिस्टन। हम पिस्टन की बात करते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताएं। एक्सपेंशन किसी चीज को बढ़ाना मतलब उसको छोटा ये बात आपने फैसला कर ली कि एक्सपेंशन जो है वो कोई चीज को एक्सपैंड करना, बढ़ाना। कंप्रेशन यानी करीब लाना। यहाँ तक बात क्लियर है? चलें एक स्टेप आगे करते हैं। बात ये आती है कि मैं डिटरमिन कैसे कर सकता हूं कि एक्सपेंशन पॉजिटिव है या कंप्रेशन पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सर अगर उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जी सर कंप्रेशन इज डन ऑन सिस्टम एंड एक्सपेंशन इज डन बाय सिस्टम, तो नेगेटिव हो गई ना कंप्रेशन। अच्छा चलें, कंप्रेशन इज डन ऑन द सिस्टम, एक्सपेंशन इज डन बाय द सिस्टम आप बोल रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? कंप्रेशन की वैल्यू कैसे होगी? कंप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे। अच्छा आप बोलते हो कंप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी? यस सर। अच्छा और एक्सपेंशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी? यस सर। क्या पॉजिटिव होगी? अच्छा आपने बोल दिया, कोई और बोले। एक्सपेंशन की वैल्यू सर पॉजिटिव होगी, एक्सपेंशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखें ये कहीं पर लिख लें, ये कहीं पर लिख लें
आगे मैं आपको बताता हूं किस तरह ये किया गया है। बाय लॉ या बाय रूल कंप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी मैं ऑन एंड बाय द सिस्टम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑन एंड बाय की जो बात होगी वो फर्स्ट लॉ के साथ आएगी। फॉर नाउ कहीं पर ये रट लें, एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव, कंप्रेशन इज ऑलवेज जी सर अंडर कंडीशंस के ऑलवेज मैं आपको प्रूफ करूंगा। आप कंडीशन के ऊपर नहीं है, मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा। 2 मिनट आप मुझे दे दें, मैं आपको प्रूफ कर बता दूंगा कंप्रेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव कैसे आएगा और एक्सपेंशन का नेगेटिव कैसे आएगा। मैं माइक सबके बंद कर रहा हूं। अगर जेन्युइन क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिस्ट्रैक्शन थोड़े नहीं चाहता हूं। बेहतर ये होगा कि हो सकता है सीआर को भी मैसेज लिख दें, वो मुझसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। अच्छा, अभी जो मैंने बात की, सबसे पहले तो मैंने ये आपको बताया कंप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट compression is caused by cooling when we are talking about gas and fluid, क्योंकि कूल होने के बाद वो करीब आ रहा होगा। एक्सपेंशन इज caused by heating, तो अगर मैंने आपसे ये पूछा इज द फॉलोइंग प्रोसेस अ हीटिंग प्रोसेस, अगर वो एक्सपेंशन हो रही है तो वो हीटिंग है, अगर वो कंप्रेशन हो रही है तो वो कूलिंग है। इससे पहले मैं इसको डिराइव करूं या बात को आगे लेकर जाऊं, ये रिवर्सिबल वर्क का डेरिवेशन है। जरा डेरिवेशन को देखें। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रेशर से। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फिर मुझे मालूम है W इज इक्वल टू FL। ये बाय लॉ डेफिनेशन ऑफ वर्क है। जब मैंने उसका डेरिवेटिव लिया DW इज इक्वल टू FDL, ये मैंने कर लिया। अब dw को मैंने वैसे ही रहने दी। ये PADL कैसे आया? मैंने सिर्फ फोर्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया प्रेशर इनटू एरिया से, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो मैंने dw इज इक्वल टू PADL लिख लिया। आखिर में मैं डेरिवेशन के आखिर में मैं पूछूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो उस वक्त क्वेश्चन बताइएगा। तो मैंने इसको PADL लिख लिया। अब थोड़ी सी नॉलेज यूज करें। जब मैं वी नो दैट वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, हमें मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पर एरिया यूज हो रहा है। एरिया के यूनिट क्या होते हैं? एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। और लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास यहाँ पर प्रेशर है, मेरे पास यहाँ पर A है, मेरे पास यहाँ पर L है, अ स्मॉल चेंज इन L। अगर मैं इस एरिया को DL से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वॉल्यूम के यूनिट मिल जाएंगे। मगर ये जो वॉल्यूम है ये एक स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगी। स्मॉल चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि जो लेंथ है वो एक स्मॉल चेंज है। इसीलिए मैं जो PA है ना, PADL है, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ADL को। ADL को मैं सिंपली DV बना दूंगा। DV मैंने कैसे बनाया? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज वॉल्यूम, और ADL को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ADV बन जाएगा, अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो बन जाएगा DW इज इक्वल टू PDV। अब DW इज इक्वल टू माइनस PDV। इस माइनस की मैं बात अभी करता हूं थोड़ी देर में। ये मॉडर्न कन्वेंशन की वजह से आया है। इस माइनस को अभी फिलहाल याद रख लें कि माइनस PDV होता है। कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताता हूं 2 स्लाइड में। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फिर ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस V2 V1 PDV। ये इसका डेरिवेशन है। अब क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। किसी को डेरिवेशन के अंदर मसला है तो अभी पूछें डेरिवेशन के ऊपर। एनी क्वेश्चन? चलें
I assume no question in derivation then. अब मैं ये नेगेटिव की इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कंप्रेसिव फोर्स, नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन ड्यू टू द कन्वेंशन अडेप्टेड फॉर वर्क। वर्क के लिए कन्वेंशन है, इसलिए मैंने एक नेगेटिव साइन बाहर रखी हुई थी। जब पिस्टन मूव करेगी सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करने के लिए, तो क्या आपकी वॉल्यूम को क्या होगा? वॉल्यूम आपकी कम हो रही होगी, यही बात है ना? यस सर। अगर वॉल्यूम कम हो रही है और मैं जाऊं कंडीशन 1 से कंडीशन 2 के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशन 1 है 6 मीटर क्यूब, मेरी कंडीशन 2 है 3 मीटर क्यूब। मैं अगर 6 से 3 जाऊं तो ये कंप्रेस कर रहा हूं या एक्सपेंड कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। इस स्लाइड के अंदर आखिरी फॉर्मूला देखें, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो V2 माइनस V2 V1 के लिमिट्स हैं, यानी मैं V2 से V1 को माइनस करूंगा, सही है? अगर मैं मेरी V2 की वैल्यू क्या थी? मेरी V2 की वैल्यू 3 थी, मेरी V1 की वैल्यू 6 थी। अगर मैं 3 माइनस 6 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? -3 -3। मगर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कंप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर -3 की वैल्यू आ रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम, तो वो पॉजिटिव कैसे बनेगी? बनेगी ये जो माइनस है ना यहाँ पर, इसकी वजह से। W इज इक्वल टू माइनस V2 V1 PdV। ये माइनस और अंदर वाला माइनस इस कंप्रेशन की वैल्यू को पॉजिटिव कर लेगा, इसीलिए ये साइन कन्वेंशन लिखाया जाता है। अगर आपने इस साइन कन्वेंशन को निगेट कर दिया, सिर्फ PdV लिखा, तो आपका जो कंप्रेशन का आंसर होगा that is going to be negative, which is rubbish. Compression is not negative. मैं दोबारा बोल रहा हूं ताकि एक दफा आपको याद हो जाए, compression is always positive, expansion is always negative. न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आप ये बात को खुद देख लेंगे। सर, ये नेगेटिव जी सर ये जो हमने माइनस साइन लिया कन्वेंशन का, ये तो सर डायरेक्शन के लिए शो होता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जी सर, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बाहर है ना डायरेक्शन के लिए, रिवर्स कर रहा है डायरेक्शन। इग्नोर कर दें, बेसिकली आप समझिए, आप उसको अदर वर्ड्स में समझ लें, आपने डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। माइनस के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो वैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें दिया गया था वो ये था कि ये साइन हमें सिर्फ शो करना है डायरेक्शन के लिए, इसका ना ये मल्टीप्लाई होगा ना इसके कुछ इफेक्ट आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट गलत था क्या? देखें, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि जो आपने जो एफएससी के अंदर पढ़ा है ना, वो आपने पढ़ा है प्लैंक्स कन्वेंशन के ऊपर, हम पढ़ रहे मॉडर्न कन्वेंशन के ऊपर। अच्छा, जो आपने उधर पढ़ा था, आपने गलत नहीं पढ़ा था, आपने सही पढ़ा था। एक सेकंड मैं ये म्यूट करूं, किसका माइक है? आपने सही पढ़ा था, मगर आप मेरे और आपके अंदर थोड़ा सा ये फर्क है। आपने जो एफएससी में पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू U माइनस डेल्टा U माइनस W, यही पढ़ा था ना? पॉजिटिव W था सर, पॉजिटिव W था। हाँ सॉरी, Q आपने, कुछ लोग बोलते नेगेटिव पढ़ा था, मगर आपने उसको इन टर्म्स ऑफ Q पढ़ा था, मैं आपको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा U पढ़ाऊंगा। मैं ये कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं, तो आपने जो पढ़ा है वो गलत नहीं है, मगर ये बात आपको मैं पक्की बता दूं कि कंप्रेशन पॉजिटिव रहेगी और एक्सपेंशन नेगेटिव रहेगी। ये कैसे रहेगी ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है ऑन द सिस्टम क्या होता है, बाय द सिस्टम क्या होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ है।
जब मैं आपको ये बता दूंगा ना ऑन द सिस्टम क्या है, बाय द सिस्टम क्या है, तब मैं आपको ये बात बता सकता हूँ। मुझे आप 1 सेकेंड दे, मैं आपके दूसरे लेक्चरर से फोन करके पूछ लूँ, अगर उनकी लाइट जाती है 12 बजे फिक्स, अगर नहीं जाती है तो मैं 15 मिनट ले लूंगा। होल्ड करें, मैं जरा पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।